नमस्कार दोस्तों। तो आइए देखते हैं रेलवे परीक्षा में पूछे गए भारत के भूगोल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है ना। तो पिछले वीडियो में हमने देख लिया था इससे पहले का। ठीक है, तो आइए अब शुरू करते हैं इसका लेक्चर नंबर 2। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करते हैं। इससे पहले हमने सारे क्वेश्चन जो है पिछले वीडियो में देख लिया था। ठीक है ना। तो 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डैश डैश में ओजोन की उपस्थिति सूरज की हानिकारक पराबैंगनी यानी कि अल्ट्रा वायलेट विकिरणों को पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकती है। ठीक है ना। तो कौन सा दोस्तों? वह स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन की उपस्थिति सूरज की हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से रोकती है। ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही जगह स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ओजोन परत जो है वो समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर के निचले भाग में 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। ओजोन सूरज की हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से रोकती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई का परिणाम क्या है? तो उसका दोस्तों क्या है? ऑप्शन डी। तो वनीकरण, वनरोपण, पुनः वनीकरण या फिर वनों की कटाई। तो पेड़ों की अंधाधुंध कटाई का परिणाम है वनों की कटाई। ठीक है, ऑप्शन डी। तो भूस्खलन जो आता है दोस्तों इसी कारण होता है। ठीक है ना। यहाँ पर देख भी सकते हैं, यहाँ पर इसको लिखा गया है। ठीक है ना। देखिए आइए अब देखते हैं जो टॉपिक है भूमि सुधार, मिट्टियाँ एवं कृषि से संबंधित क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ये सारे भारत के भूगोल में ही आते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसका है कि भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने का कारण क्या है? ठीक है ना। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। मैग्नीशियम की मौजूदगी, फास्फेट की मौजूदगी, फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी या फिर खाद मिट्टी की मौजूदगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका जो देखिए दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर ऑप्शन सी है। ठीक है ना, फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी। ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने का कारण उस मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी है। लाल रंग के दिखने के कारण इसे लाल मिट्टी कहा जाता है। इसका निर्माण जलवायवीय परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कायांतरित सेलों के विघटन एवं विभाजन से होता है। ठीक है ना दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जो है लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए दोस्तों दोस्तों 100 सब्सक्राइबर होने वाले हैं दोस्तों। 100 सब्सक्राइबर होते ही आपको बहुत ही सरप्राइज देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है ना। तो दोस्तों जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही कम सब्सक्राइबर 100 मतलब 100 होने ही वाले हैं। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है क्योंकि दोस्तों? तो देखिए 4 ऑप्शन है। कह रहा है कि इसकी जल धारण क्षमता कम होती है दोस्तों, तो यही सही है। इसकी जल धारण क्षमता कम होती है इसलिए जो इस पर जो है खेती करना वो कठिन होता है। ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसके ऊपर पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। लाल मिट्टी सामान्य से लेकर भारी वर्षा वाली दशाओं में प्राचीन क्रिस्टलीय शैलों से निर्मित है, अतः यानी कि यह अपेक्षाकृत कम उपजाऊ होती है। इस मिट्टी की जल धारण क्षमता भी कम होती है और जिसके कारण सिंचाई की अधिक आवश्यकता पड़ती है। ठीक है ना। इसलिए इस मिट्टी में खेती करना कठिन है। इसमें फास्फोरिक अम्ल, कार्बनिक तत्व, जैविक पदार्थ, चूना तथा नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। कृषि प्रयोजन के लिए मिट्टी का कौन सा प्रकार बेहतर है? सैलाबी मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी या फिर पीट मिट्टी। ठीक है ना। तो कौन सी मिट्टी का प्रकार जो है बेहतर है? तो ऑप्शन ए सैलाबी मिट्टी या इसी को कहते हैं शायद जलोढ़ मिट्टी। ठीक है ना। देख सकते हैं सैलाबी मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मृदा से होता है। ठीक है, अत्यंत उपजाऊ होती है। इसे खादर मिट्टी भी कहा जाता है। प्रत्येक वर्ष बाढ़ द्वारा लाई गई मिट्टियाँ कृषि प्रयोजन के लिए बेहतर हैं। ठीक है ना। इसमें पोटास, फास्फोरिक अम्ल, चूना व कार्बनिक तत्वों की जो है वो प्रचुरता होती है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेट उत्तरी समतल भूमि में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ठीक है ना। तो कछार मिट्टी या काली मिट्टी, लाल मिट्टी या फिर लेटराइट मिट्टी। तो ग्रेट उत्तरी समतल भूमि में तो कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर यहाँ से ए। ठीक है ना, कछार या एलुवियल मिट्टी भी इसको कहते हैं। ठीक है ना। देखिए भारत के ग्रेट उत्तरी समतल भूमि में कछार यानी कि जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। ये भी याद रखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। इसमें रेत, गाद, मृत्तिका के भिन्न भिन्न अनुपात पाए जाते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है। कपास की काली मिट्टी, ठीक है, को क्या कहा जाता है? तो इसमें दोस्तों सही है ऑप्शन नंबर बी, रेगुर मिट्टी। ऑप्शन बी, रेगुर मिट्टी। ठीक है ना। तो आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, यहाँ इसका एक्सप्लेनेशन किया गया, ये भी देख लीजिए। कपास की काली मिट्टी को स्थानीय रूप में रेगुर या रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। भारत में इस मिट्टी का विस्तार मुख्यतः महाराष्ट्र और साथ ही पश्चिमी मध्य क्षेत्र प्रदेश जो है गुजरात आदि राज्यों के लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर मिलता है। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है ना। देखिए पूछा कि कौन सी मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है? तो ऑप्शन बी, काली मिट्टी को। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है। काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नकदी फसल कौन से दोस्तों? तो ऑप्शन ए कपास, चाय, जूट, तिलहन। तो ऑप्शन ए दोस्तों कपास। ठीक है ना। इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है ना। कपासी मिट्टी, काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी। ठीक है ना। भारत में कपास की फसल मुख्य रूप से इसमें उगाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए काली मिट्टी। दोस्तों बहुत बार पूछा गया काली मिट्टी। ठीक है ना। देखिए काली मिट्टी की विशेषताएं क्या क्या हैं दोस्तों?
तो भारत में कपास की फसल मुख्य रूप से काली मिट्टी में उगाई जाती है। काली मिट्टी में तीव्र जल धारण क्षमता पाई जाती है। यह भीगने पर ठोस और चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर आकुंचित एवं दरार युक्त हो जाती है, ठीक है ना। इसलिए इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। सामान्यतः इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट की प्रचुरता पाई जाती है, परंतु नाइट्रोजन और फास्फोरस और जैव पदार्थों की कमी पाई जाती है। ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 है, तमिलनाडु, उड़ीसा, छोटा नागपुर और मेघालय के छोटे हिस्से में पाई जाने वाली डैश का रंग लाल होता है और यह कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। तो कौन सी मिट्टी का रंग लाल होता है? तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर बी, लाल मिट्टी। देख लेते हैं इसका, देखिए। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ये रहा, ठीक है ना। तो देखिए ऑप्शन नहीं, लाल होता, सामान्यतः रंग लाल होता है। तो देखिए सी यहाँ पर दिया है, लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी भारत के तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल, महाराष्ट्र, छोटा नागपुर, पठार और मेघालय के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। लोहे के ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। ये मिट्टियाँ सामान्यतः लोहे तथा एल्युमिनियम में समृद्ध होती हैं, जबकि नाइट्रोजन, पोटास, चूना और जैविक पदार्थों की कमी होती है। यह प्रायः कम उर्वरता वाली मिट्टी होती है, ठीक है। अतः यह कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है, किंतु उर्वरकों के प्रयोग से सामान्यतः जो इसमें वर्तमान में इनमें भी खेती की जा रही है, लेटराइट मिट्टी में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, किसकी उपस्थिति के कारण मिट्टी का रंग लाल होता है? फेरिक ऑक्साइड, नमी, जैव पोषक तत्व या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड? तो ऑप्शन ए, फेरिक ऑक्साइड के कारण मिट्टी का रंग लाल होता है, ठीक है ना, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा न्यूनतम छिद्र युक्त है? सबसे पोरस किसमें कम होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी में न्यूनतम छिद्र युक्त होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए विकल्पों में जो है न्यूनतम छिद्रयुक्त मिट्टी जो है वो जो है चिकनी मिट्टी यानी क्ले सॉइल है। चिकनी मिट्टी के कणों के आकार 0.002 mm से कम होते हैं, याद रखिएगा। जबकि गाद भरी मृदा के कणों का आकार 0.002 से 0.05 mm के बीच और रेतीली मृदा के कणों का आकार जो है वो 0.05 से 2.0 यानी कि 2 mm के बीच होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में सबसे ज़्यादा खेती किस फसल की होती है? रागी, गेहूँ, मक्का या फिर चावल? तो ऑप्शन डी, चावल, ठीक है ना। चावल की फसल जो है कि इसकी खेती बहुत अधिक होती है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर ये सब आंकड़े यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है ना। तो इसके अनुसार से ऑप्शन डी, चावल सही है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 है, बड़े पैमाने पर केसर यानी कि सेफ्रॉन का उत्पादन कहाँ किया जाता है? हिमाचल प्रदेश, गुजरात, जम्मू कश्मीर, केरल? तो ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना। और देखिए कश्मीर घाटी में इसकी सबसे अधिक मात्रा पैदा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कच्चे रेशम का उच्चतम जो है उत्पादक है कच्चे रेशम का? ठीक है ना, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र? ऑप्शन सी, कर्नाटक, ठीक है ना, कर्नाटक। यहाँ पर जो है देखिए वर्ष 2015-16 में कर्नाटक में देश के कुल कच्चे रेशम का लगभग 34% भाग उत्पादित किया जाता था। कर्नाटक में शहतूत रेशम का लगभग 48% भाग और वर्ष 15-16 के में कुल रेशम के उत्पादन में आंध्र प्रदेश का द्वितीय स्थान है, 18% करता है, ठीक है ना। ये सारे वहाँ पर दिए गए हैं। और क्वेश्चन नंबर 15 है, कथन वाला है, ठीक है ना। तो कथन दे रहा है कि भारत में दूध उत्पादन दुनिया के अन्य देशों की तुलना में कम है और कारण कह रहा है कि भारत में पशुपालक गरीब है। तो दोस्तों यहाँ से जो है दोनों यहाँ पर गलत ही लग रहा है, ठीक है ना। देख लेते हैं इसका राइट आंसर कौन सा है। ऑप्शन नंबर बी, देखिए ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि ए गलत है। देखिए पहला तो कथन तो गलत है, कारण दोस्तों कारण कह रहा है कि भारत के पशुपालक गरीब है, तो बात तो सही कर रहा है, ठीक है ना, गरीब है। तो ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों, तो बी, ए गलत है लेकिन आर सही है, ठीक है। देखिए दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, तो सही बात है, ठीक है ना। लेकिन भारत में अधिकांश जो पशुपालक है वो धन की कमी के कारण अत्यंत छोटे स्तर पर पशुपालन का कार्य करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है दोस्तों, अधिकतर केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में होने वाले निम्नलिखित में से किस फसल को 35 डिग्री सेल्सियस तापमान और 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है? किस फसल को? रबड़ की, चावल, काफ़ी या कपास? तो ऑप्शन ए, रबर, ठीक है ना। देखिए पढ़ लेते हैं। देखिए रबर एक बागानी फसल है, याद रखिएगा, जिसे उच्च तापमान तथा अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तापमान भी उच्च चाहिए और वर्षा भी उच्च चाहिए। इसे लगभग 35 डिग्री तापमान तथा 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। रबर का उत्पादन भारत में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा आदि राज्यों में होता है। भारत का सर्वाधिक रबर उत्पादन करने वाला राज्य केरल है, याद रखिएगा, केरल है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17 है कि डैश के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फूल उत्पादक देश है, ठीक है ना। तो किसके बाद दोस्तों? ऑप्शन है चीन के बाद। सबसे अधिक जो फूल का उत्पादन करता है वो चीन, और दूसरा कौन है? भारत है, ठीक है। देखिए पढ़ लेते हैं इसको। प्रश्न काल में दिए गए विकल्पों में चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फूल उत्पादक है, ठीक है ना। वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा फूल उत्पादक नीदरलैंड है, जबकि दूसरे तथा तीसरे स्थान पर क्रमशः कोलंबिया और इक्वाडोर है,
ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा फूल उत्पादक देश है नीदरलैंड। ठीक है, पहला पे विश्व में सबसे है नीदरलैंड, दूसरा पर है कोलंबिया, तीसरा पर है इक्वाडोर। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से जो है पहले इसमें चीन आएगा, उसके बाद भारत आता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है? तो चाय दोस्तों पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी। ठीक है ना, देखिए भारत के प्रमुख चाय उत्पादक राज्यों में असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल राज्य शामिल है। इन राज्यों में भारत के कुल चाय उत्पादन का 98% भाग जो है उत्पादित होता है। ठीक है ना, भारत विश्व में चाय उत्पादन में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। भारत में विश्व की बेहतरीन चाय की किस्मों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है ना, अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य 1516 का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य था? तो ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश। और 2016-17 के चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। इसके बाद महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटक है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, दक्कन के पठार की प्रमुख फसल क्या है? तो ऑप्शन बी कपास। दक्कन के पठार की प्रमुख फसल है कपास। ठीक है ना, देखिए पढ़ लेते हैं इसको। दक्कन के पठार के क्षेत्र पर काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है, इसलिए इस क्षेत्र की प्रमुख फसल कपास है। इसके अतिरिक्त सिंचाई सुविधाओं के प्रसार के कारण यह क्षेत्र गन्ने की कृषि के अनुकूल बन गया है। ठीक है ना, आइए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो जूट का दोस्तों ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। ठीक है ना, पश्चिम बंगाल। ठीक है, अगला प्रश्न है, एम एस स्वामीनाथन नामक भारतीय आनुवंशिकविद ने किसमें प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो ऑप्शन नंबर सी हरित क्रांति। ठीक है ना, हरित क्रांति, ये सब आप जानते होंगे। अगला प्रश्न है, विश्व में भारत का सबसे बड़ा भाग कौन सी फसल उगाता है? दोस्तों तिलहन, गन्ना, गेहूँ, सेब। तो ऑप्शन में से ऑप्शन बी गन्ना। ठीक है ना, ऑप्शन बी गन्ना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 19 ये हो गया, देख लेते हैं। ठीक है, तो कौन सा राज्य 2015-16 का सबसे गन्ना उत्पादक है? तो हो गया था उत्तर प्रदेश। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर इसको पढ़ लेते हैं। विश्व में भारत का सबसे ज़्यादा भाग गन्ना की फसल उगाता है। गन्ने की खेती भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में की जाती है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, बिहार आदि राज्यों में बड़े स्तर पर गन्ने की खेती की जाती है। गन्ना उत्पादक में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, पहला ब्राज़ील है। ठीक है, याद रखिएगा, पहले स्थान पर ब्राज़ील, दूसरा पर भारत। हालांकि भारत के सर्वाधिक भाग पर धान की खेती की जाती है। ठीक है ना, 24वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस एक को चुनें जो अलग है, भिन्न है। काफ़ी, चावल, तंबाकू, गन्ना। तो ऑप्शन बी चावल। ठीक है ना, चावल इन तीनों से अलग हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि देखिए दोस्तों, प्रश्नानुसार दिए गए फसलों में चावल एक खाद्यान्न है, जबकि काफ़ी, तंबाकू, गन्ना बागानी एवं नकदी फसलें हैं। ठीक है ना, तो दोस्तों अगले वीडियो में हम देखेंगे नदियाँ, झीलें, प्रपात और परियोजना से संबंधित प्रश्न देखेंगे। ठीक है ना, इसका राइट आंसर बताइएगा। भारत सरकार ने भारत में कितनी नदियों को प्रमुख नदियों के रूप में वर्गीकृत किया है? 9, 10, 11 या फिर 12? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना, जब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।